दोस्तों नमस्कार। मैं प्रेमकांत पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एक्सेल यूनिवर्स में। मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं आपके लिए एक्सेल के बेसिक और एडवांस ट्यूटोरियल वीडियो लाइव एग्जांपल के साथ। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक्सेल की एक वीडियो सीरीज, जहां मैं आपको बताऊंगा एक्सेल बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक। मैं यहां बात करने वाला हूं एमएस एक्सेल 2016 के बेसिक फीचर्स के बारे में, और यहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलाज के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एमएस एक्सेल क्या है। व्हाट इज एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है जिसमें हम डेटा को टैबुलर फॉर्म में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट और कैलकुलेशंस का काम करने के लिए स्टोर करते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहते हैं। और आज के समय में किसी भी ऑफिस, दुकान, स्कूल या जहां भी कंप्यूटर के ऊपर कुछ ना कुछ काम होता है, वहां एमएस ऑफिस का कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। उसमें भी एमएस एक्सेल डेटा को स्टोर करने का सबसे अच्छा विकल्प है। अपने कंप्यूटर में एक्सेल ओपन करने के लिए आप विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करें और यहां टाइप करें एक्सेल। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो खुलेगा जिसे हम कहते हैं एक्सेल वर्कबुक। इसमें एक वर्कशीट होता है जहां पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ सीट में आपको कॉलम्स और रो मिलते हैं जिनसे एक सेल बनता है, और यहाँ हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम फॉर्मूले में रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ जो आपको ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन्हें हम सेल कहते हैं, और ये कई सारे सेल मिलाकर एक रेंज क्रिएट करते हैं। खुद एक सेल भी एक रेंज ही होता है। अब मैं आपको बताता हूं सेल का नेम कैसे देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कॉलम हमारा बी है, वैसे ही यहाँ पे ये नंबर 2 रो है। अब ये क्रॉस जहां पे कर रहा है बी और ये नंबर 2 रो, बोलेंगे B2 सेल। ये जैसे ही क्लिक कीजिए इस पे, आपका यहाँ पे B2 सेल दिखाएगा ये नेम बॉक्स में। तो इस तरह से एक सेल का निर्माण होता है। वैसे ही इस पूरे वर्कशीट में टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं, और वैसे ही 10,48,576 रोज होते हैं। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ इतना लंबा आंसर होगा। और हमारे पूरे वर्कशीट में इतने सेल्स होते हैं, और इन सारे सेल्स का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम अपने फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम एक सेल का एड्रेस कैसे देते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे क्लिक करता हूं। अब ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं, ये आपका यहां पे दिखाएगा ई कॉलम और नंबर 4 रोज, मतलब ये सेल जो बनेगा वो होगा E4। वैसे ही ये 16,384 जहां लिखा हुआ है, ये हमारा G1 में लिखा हुआ है, क्योंकि कॉलम हमारा हो गया G और एक नंबर रो। तो इस तरह से हर एक सेल का एड्रेस होता है, और इन्हीं सेल में हम कोई ना कोई डेटा स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं एक्सेल के अलग अलग टूल्स के बारे में। यहां सबसे ऊपर में होता है टाइटल बार, जहां किसी भी फाइल का या विंडोज का नेम होता है। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी नया एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं, उसका नेम बुक के नाम से होता है, और वो बुक 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल नेम क्रिएट होते जाएंगे जब तक कि आप फाइल सेव नहीं करते हैं। जब आप कोई फाइल सेव कर लेते हैं, तब आपके फाइल का नाम यहाँ पे बुक 1 की जगह दिखेगा। तो यह होता है हमारा टाइटल बार। अब इस टाइटल बार में आपको मिल जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसे आप अल्ट के साथ कोई भी नंबर की प्रेस करके यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अल्ट के साथ 1 प्रेस करता हूं, तो क्या होगा, तो जैसे मेरा पहला आइकॉन सेव का है, मैं जैसे ही अल्ट के साथ 1 प्रेस करूंगा, मेरे सामने फाइल सेव का ऑप्शन आएगा। तो इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी क्विक एक्सेस टूल बार इंसर्ट कर सकते हैं, और आप इसे नंबरिंग के हिसाब से यूज कर पाएंगे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई सेल कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अल्ट 1 से सेव आएगा,
Alt 2 से अंडो आएगा, ये अंडो का सिंबल होता है। वैसे ही यहाँ पे Alt 3 पे रीडो आ रहा है और Alt 4 पे कॉपी आ रहा है, तो मुझे करना है Alt के साथ 4 बटन प्रेस, ये मेरा कॉपी हो जाएगा। ये लाइन ब्लिंक होता हुआ जो देख रहे हैं ये हमारा सेल कॉपी हो गया। तो इस तरह से हम क्विक एक्सेस टूल बार का यूज कर सकते हैं शॉर्टकट के जरिए। आप चाहें तो यहाँ पे माउस कर्सर से भी क्लिक करके आप वो एक्शन चूज कर सकते हैं जो आप क्विक एक्सेस टूल बार से चाहते हैं। अब क्विक एक्शन टूल बार के ठीक नीचे आपको फाइल मेनू दिखेगा, इसे हम मेनू या टैब बोलते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे होम पे आपको आपके करंट या रिसेंट फाइल्स जो भी आपने ओपन किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखते हैं, या आपने कोई फाइल यहाँ पे पिन किया हुआ है वो फाइल आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये फीचर केवल एक्सेल 2016 और 2013 में है। और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है न्यू का। न्यू पे आप जाएंगे तो आप यहाँ से कोई भी ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे एक्सेल द्वारा दिए गए टेम्पलेट्स चूज करके आप अपने हिसाब से प्री डिफाइंड टेम्पलेट ले सकते हैं। ये टेम्पलेट आप तभी ले पाएंगे जब आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। इसके बाद आप यहाँ ओपन देख सकते हैं, ओपन में कोई भी आपका एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना हो तो आप यहाँ से, या तो आपने जो भी रिसेंट फाइल खोली है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ दिस पीसी पे या ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपको उस फाइल के लोकेशन पे जाना होगा और कोई भी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसी तरह आपको फाइल मेनू में और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, और यहाँ पे क्लोज करने के लिए आप अपने वर्कशीट को क्लोज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन, जहां से आप इसके एडवांस टूल किट को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फाइल मेनू के बारे में या फाइल टैब के बारे में। टाइटल बार में सबसे राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन, इसे हम रीस्टोर भी बोलते हैं। और बाजू में आपको दिख रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन की बात करें तो सबसे पहले बात करना होगा टैब के बारे में। तो टैब आपको मैंने बताया कि जो ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, ये जो आपको दिख रहे हैं ये हम टैब बोलते हैं इनको। जो 2003 एक्सेल होता था उसमें ये टूल बार या मेनू बार होते थे। यहाँ हर टैब के एक अपने रिबन्स होते हैं। यहाँ इनके रिबन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें होम टैब के बारे में तो यहाँ टोटल 6 ग्रुप मिल जाते हैं। यहाँ हर ग्रुप के अपने अलग काम है। जैसे क्लिपबोर्ड में आप कोई भी कॉपी, कट या पेस्ट करना चाहते हैं तो क्लिपबोर्ड में दिए गए टूल्स का यूज करेंगे। वैसे ही फॉर्मेटिंग के लिए आपको फॉन्ट में जाना है, अलाइनमेंट के लिए आपको अलाइनमेंट ग्रुप में जाना है। वैसे ही आप नंबर फॉर्मेटिंग के लिए जेन नंबर में जाएंगे, और कोई भी आपने फॉर्मेटिंग के स्टाइल को चेंज करना है या कोई नया स्टाइल देना है या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है तो इन सारे स्टाइल के लिए एक्सेल में उनके रिबन्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जहां आपके एक्सेल के वर्कशीट के डेटा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे टूल्स और कमांड्स दिए गए हों। टैब्स रिबन के ठीक नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स आप जहां अपने सेल के एड्रेस देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो उस सेल का एड्रेस आपको यहां दिखता है। वैसे ही आप अपने एक्सेल वर्कशीट में कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ फॉर्मूला बार में दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ N2 में एक फॉर्मूला टाइप किया हुआ है जो सम का फॉर्मूला है। अब यहाँ तो आपको रिजल्ट दिख रहा है 22,756, लेकिन यहाँ पे आपको उस फॉर्मूला का आर्गुमेंट दिख रहा है जो मैंने इस फॉर्मूला में यूज किया हुआ है। तो यहाँ रिजल्ट कुछ और दिखेगा जो एक्चुअल रिजल्ट होगा, लेकिन आपको अपने कोई फॉर्मूला लगाया है तो वो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा जो नेम बॉक्स के ठीक बगल में होता है। नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार को आप माउस कर्सर की सहायता से बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें नेम बॉक्स के विड्थ को बड़ा किया जा सकता है और फॉर्मूला बार के हाइट को जरूरत के हिसाब से आप यहां से बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक्सेल में वर्कशीट के नीचे होता है स्टेटस बार। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टूल्स दिया गया है जिसका नाम होता है रिकॉर्डिंग मैक्रो। इस पे आप क्लिक करके मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप कोई नया सीट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, वो नया सीट ऐड होकर यहाँ आ जाएगा।
वैसे ही आप अपने एक्सेल के राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ आपको अलग अलग टाइप के 3 बटन्स दिखेंगे। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है नॉर्मल व्यू का, ये पेज लेआउट व्यू है। पेज लेआउट व्यू में नॉर्मल व्यू हो गया, यहाँ पे पेज लेआउट व्यू हो गया, और इसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू हो गया। इन सारे को मैं पेज लेआउट टैब में आपको अलग अलग बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी सी हिंट्स दे देता हूँ। फिलहाल इस वर्कशीट का जो व्यू है वो नॉर्मल व्यू है, लेकिन मैं पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा। आप देखिएगा हमारे एक्सेल वर्कशीट में क्या चेंजेस होते हैं। ये देखिए मैंने किया और ये हमारा ऐसे चेंज होकर आ गया। अब ये अलग अलग पेज में बट गया है। बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल व्यू ही रहने देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जूम का। अभी फिलहाल मेरा वर्कशीट जो है 70% जूम पे है। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसके जूम साइज को बढ़ा सकता हूँ। अभी यहाँ ये कस्टम जूम पे है। अब यहाँ पे चूज कर सकते हैं कोई भी जूम ऑप्शन, या कस्टम में जाके आप वो जूम नंबर टाइप कर देंगे, उसके हिसाब से आपके वर्कशीट का जूम चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस बटन पे क्लिक करके भी अपने एक्सेल के जूम को इन या आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा और एक्सेल में जो भी टेक्स्ट है इनके साइज इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये जूम इन हो रहा है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप माइनस बटन पे क्लिक कीजिए, आपका जूम आउट हो जाएगा और ये श्रिंक होता जाएगा। अभी फिलहाल ये 100% जूम पे है। आप इसको यहाँ माइनस बटन पे क्लिक करके आप इसको मिनिमम 10% जूम पे ला सकते हैं। तो ये होता है जूम का फीचर। तो इस तरह मैंने आपको एमएस एक्सेल के सभी फीचर्स के बारे में एक एक करके बता दिया है। तो आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और बात करेंगे फॉर्मेट एंड क्लिपबोर्ड के बारे में। डेटा के फॉर्मेटिंग के लिए एक्सेल हमें अलग अलग प्रकार के टूल्स और कमांड प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपने डेटा के लुक को और बेहतर बना सकते हैं। डेटा फॉर्मेटिंग आपके डेटा के उद्देश्य और उसके एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहां मैंने डेटा के फॉर्मेटिंग को समझाने के लिए इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल फॉर्मेटिंग के बारे में, जहां आप जानेंगे डेटा के लुक, फील और स्टाइल को चेंज करना। और दूसरा इंटरनल फॉर्मेटिंग, जहां हम जानेंगे एक्सेल में डेटा टाइप और उसके नंबर फॉर्मेट के बारे में। अगर बात करते हैं एक्सटर्नल फॉर्मेटिंग की, तो आप देख रहे हैं कि मेरे एक्सेल शीट में एक डेटा लिया हुआ है, जहां इसका एक रो हेडर है और इस रो हेडर का डिजाइन भी बाकी सारे डेटा जैसा ही है। अगर आप चाहते हैं इस रो हेडर को अलग स्टाइल, अलग फील या अलग कलर देना, तो आपको इसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके रो हेडर को, जैसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसके साथ ही आपको जाना पड़ेगा फॉन्ट टैब में, जहां आपको मिलता है फॉन्ट ग्रुप। यहां पे आपको मिल जाता है फॉन्ट स्टाइल, साइज इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन, बोल्ड, इटालिक या अंडरलाइन करने का ऑप्शन। साथ में यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, इसके फील या इंटीरियर कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और साथ ही यहाँ पे आपको फॉन्ट कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके डिजाइन को चेंज करना, मतलब इसमें मैं फील कलर दूंगा। तो इसके लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से कोई भी एक कलर ले लीजिए और इसे क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये डिजाइन अप्लाई हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे इंटीरियर या फील कलर को चेंज किया है। इससे आपके फॉन्ट के कलर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके फॉन्ट का कलर भी चेंज हो, तो आप जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे और यहां से आप कोई एक फॉन्ट कलर लेके उसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं आप अपने डेटा को बोल्ड करना, तो आप इस पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल बी शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे तो आपका डेटा बोल्ड हो जाएगा। साथ में इस पे क्लिक करके इटालिक भी कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई, और बगल में आपको मिलता है डबल अंडरलाइन का ऑप्शन। ये बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन में होता है, जिसको कि कंट्रोल यू शॉर्टकट कीज के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है तो आप उस एरो बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे डबल अंडरलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ में आप अपने डेटा में बॉर्डर चाहते हैं तो आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और बगल में आपको मिल जाता है बॉर्डर का ऑप्शन। यहां से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, आपके डेटा के हर बॉक्स में, हर सेल में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना, तो आप यहां से अलग अलग टाइप के फॉन्ट ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा फॉन्ट अप्लाई हो गया है और इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो गया है पहले वाले से। साथ में अगर आप चाहते हैं आपके डेटा के हेडर का साइज जो है इंक्रीज करना, तो आपको फॉन्ट के बगल में
मिल जाता है साइज इंक्रीज करने का ऑप्शन। यहाँ एरो बटन पे क्लिक करके आप इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन के द्वारा आप मैक्सिमम 72 तक के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको यहाँ पे मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा जो भी आपको नंबर डालना हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इसके साइज को 18 करता हूँ। आप देखिए इसका साइज इंक्रीज हो गया है। मैंने यहाँ पे केवल हेडर के साइज को इंक्रीज किया था, आप चाहें तो आप अपने पूरे डेटा के साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए आपको बगल में ऑप्शन मिल जाता है ये वाला, और यहां से आप इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में उसके बगल में आपको फॉन्ट साइज डिक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा। तो इस पे क्लिक करने पे आपका साइज बड़ा होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो साइज छोटा होगा। तो ये मैंने आपको बताया फॉन्ट के इंटीरियर कलर, फील, स्टाइल और उसके डिजाइन को चेंज करना। बात करते हैं अलाइनमेंट की। नॉर्मली आपके एक्सेल शीट में जो भी डेटा आप इंटर करते हैं वो हमेशा लेफ्ट या राइट अलाइनमेंट में ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करूंगा तो टेक्स्ट हमेशा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में ही रहेगा, और यहाँ पे अगर कोई नंबर टाइप करते हैं तो आपका नंबर हमेशा आपका राइट अलाइनमेंट में आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये अलाइनमेंट जो है आप अपने हिसाब से चेंज करें तो आपको जाना पड़ेगा अलाइनमेंट ग्रुप में, और यहाँ पे आपको मिल जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन, सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन और राइट अलाइनमेंट का ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट अलाइनमेंट पे, आपका टेक्स्ट जो है वो चला जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट में। अगर सेंटर में करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट में हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज का ऑप्शन। इंडेंट इंक्रीज करने पे आपका टेक्स्ट जो है उसी अलाइनमेंट में रहेगा, लेकिन उसमें स्पेसिंग बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। साथ में आपको टॉप, बॉटम और मिडिल अलाइनमेंट भी मिलता है। जैसा कि मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूं। अब यहां जो मैंने टेक्स्ट या कंटेंट टाइप किया है इस पर्टिकुलर सेल में, वो हमारा सेल के सबसे बॉटम में आ रहा है, मतलब ये बॉटम अलाइनमेंट में है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा बॉटम अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अगर आप इसको मिडिल में लाना चाहते हैं तो ये मिडिल में आ जाएगा इस पे क्लिक करने से। साथ में अगर आप टॉप में चाहते हैं तो टॉप में यहां से ला सकते हैं। आप इसके ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं, ओरिएंटेशन मतलब इसके घुमाव को, इसके एंगल को, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसके ओरिएंटेशन को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं एंगल क्लॉकवाइज पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां से आप अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग टाइप के ओरिएंटेशन चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा फिर से नॉर्मल ओरिएंटेशन में आ जाए तो आपको उस हाईलाइटेड वाले ओरिएंटेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बाकी सारा जो भी ओरिएंटेशन टाइप है वो नॉर्मल है, लेकिन आपका ये वाला जो ओरिएंटेशन है वो हाईलाइट है। यहाँ पे बॉक्स आपका हाईलाइट होके आ गया हुआ है, तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे और आपका टेक्स्ट जो है नॉर्मल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। साथ में आपको यहां पर मिल जाता है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। रैप टेक्स्ट क्या करता है, आपके किसी एक सेल में बहुत बड़ा डेटा लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे कोई लंबा कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर देता हूं, ये मैंने इतना लंबा टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ टेक्स्ट तो इतना बड़ा है लेकिन ये थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन मैं इसका सेल विड्थ को अगर चेंज करता हूं तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट इतना बड़ा मुझे दिख रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा सेल का साइज जो है उतना ही बड़ा रहे और वो सारे कंटेंट उस सेल में दिखे, तो आप सिंपल रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपके सेल के हाइट के हिसाब से वो डेटा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये काम होता है रैप टेक्स्ट का। इसके बाद आपको यहां पे मिलता है मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन। इस ऑप्शन का यूज करके हम मल्टीपल सेल्स को एक साथ कंबाइंड कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये 3 महीने का डेटा है, मैं चाहता हूं कि इस 3 महीने के डेटा के ऊपर में एक हेडर हो जो कि इस 3 महीने को क्वार्टर वाइज डिस्प्ले करे। तो हम इस तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। अब ये हो गया है मर्ज, और यहाँ पे हम लिख देंगे Q1। तो ये तीनों सेल के सेंटर में हमारा आ गया है Q1 का डेटा। इसका बेसिकली काम ही होता है कि मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके और उसके डेटा को सेंटर में डिस्प्ले करना। मर्ज एंड सेंटर का यूज आप तभी करें जब जरूरत हो, नहीं तो ये हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लीजिए कि आप कहीं पे कोई पिवट बनाना चाहते हैं या कहीं पे कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं,
तो उस समय इसका यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कभी भी टेबल क्रिएट करते समय आप मर्ज सेल को लेंगे तो वो हमेशा स्प्लिट कर देगा, या पिवट टेबल क्रिएट करेंगे तो वहां भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका यूज आप तभी करें जब आपका डेटा फाइनल हो चुका हो, या आप कहीं पे कोई डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो, या आप अपने किसी डैशबोर्ड को किसी को मेल करते हैं, तो उस समय इसको दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले पार्ट नंबर फॉर्मेट और डेटा टाइप के बारे में। दोस्तों, एक्सेल में या तो आपका डेटा टेक्स्ट में हो सकता है या नंबर में हो सकता है। अगर आपका डेटा टेक्स्ट में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नंबर में है तो नंबर्स के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। एक्सेल के नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि डेटाबेस के कैलकुलेशन में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। एक्सेल में जनरल फॉर्मेट को लेकर कुल 12 टाइप के डेटा फॉर्मेट होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही हैं जिनका उपयोग हम अपने डेली वर्क लाइफ में करते हैं। इसका यूज हम बेसिकली अपने एक्सेल शीट के डेटाबेस के फॉर्मेट को अलग अलग टाइप से दिखाने के लिए करते हैं। जैसे आप वर्कशीट में कहीं डेट, परसेंटेज, नंबर, करेंसी, टाइम इत्यादि इनपुट करते हैं, तो इन सब के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जिससे हमारे डेटा को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है और कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। यहाँ मैं आपको इन सारे फॉर्मेट्स के बारे में बताऊंगा कि इन्हें हम एक्सेल में जितना आसानी से चेंज कर लेते हैं फॉर्मेट को, इसके लिए हमें कितने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल सीट के रेंज के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए जाएंगे नंबर फॉर्मेट्स में। तो वो आपको मिलेगा होम टैब में और यहाँ नंबर ग्रुप में। जब आप यहाँ देख सकते हैं, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके भी आप अपने एक्सेल शीट में नंबर फॉर्मेट्स और डेटा टाइप को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आपको इस एरो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और आपके सामने ऑप्शंस खुलेगा फॉर्मेट सेल का, जहां पे आप देख सकते हैं कि इसके अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दिए गए हैं: जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल एंड कस्टम। इन सारे कैटेगरी को मैंने यहाँ पे एक्सेल सीट में लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ जनरल में मैं क्या क्या फॉर्मेट यूज करने वाला हूँ। दोस्तों, जनरल फॉर्मेट वो होता है जिसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। इस फॉर्मेट में आप किसी भी प्रकार का डेटा इनपुट करेंगे, एक्सेल खुद उसे उस फॉर्मेट में चेंज कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सेल है, इसका फॉर्मेट जनरल है, वो यहाँ पे दिखेगा। अब कोई भी नया एक्सेल वर्कशीट क्रिएट करेंगे तो उसका फॉर्मेट जनरल ही रहता है, और जनरल फॉर्मेट में हम कोई भी डेटा इनपुट करेंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे जब तक कि वो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ना हो। इसमें मैं डेट, टाइम, नंबर और डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर को इनपुट करूंगा। तो सबसे पहले इंटर करते हैं डेट, 1 जनवरी 2020। अब आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल जब तक ये इनपुट डेटा नहीं कंप्लीट हुआ है तब तक यहाँ फॉर्मेट इसका जनरल है, लेकिन जैसे मैं इंटर प्रेस करके आगे जाऊंगा और इस डेट पे क्लिक करिए, इसका फॉर्मेट जो है कस्टम में चेंज हो गया है, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है हमारा कस्टम डेट फॉर्मेट है। लेकिन हम यहाँ लिखते हैं 1/1/2020। यहाँ पे सबसे पहले हमारा मंथ आएगा, उसके बाद ये हमारा डेट हो गया, और उसके बाद आप ईयर देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे सिस्टम का डेट फॉर्मेट है और वही डेट फॉर्मेट हमारे एक्सेल सीट में भी अप्लाई होगा। तो जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे ये जो जनरल है वो डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हमारा जो डेट का प्रॉपर फॉर्मेट होता है एक्सेल में वो यही होता है। वैसे ही हम यहाँ पे अगर कोई टाइम टाइप करते हैं तो ये हमारा जनरल से टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा या कस्टम टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे एक्सेल सीट में जो बाय डिफॉल्ट टाइम फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है: 4:45:00 और यहाँ पे AM का फॉर्मेट इंटर कर दीजिए अगर आप इसको 12 आवर में इंटर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये ऐसा फॉर्मेट हमारा एक्सेल में इंटर हो गया है और ये फॉर्मेट आपको यहाँ भी दिखेगा जो इसका एक्चुअल फॉर्मेट है। अगर आप इसको टाइम में भी कन्वर्ट करते हैं तो सेम फॉर्मेट रहेगा। लेकिन आप जनरल फॉर्मेट में अगर कोई नंबर टाइप करेंगे तो उसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेंगे, क्योंकि जनरल फॉर्मेट में टेक्स्ट या नंबर कुछ भी टाइप किया जा सकता है। लेकिन यही नंबर अगर आप 1000 सेपरेटर के साथ टाइप करते हैं कॉमा लगा के, तो ये नंबर फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा और आप देखिएगा ये जनरल जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप जनरल फॉर्मेट में कोई नंबर डेसिमल प्लेस के साथ टाइप करेंगे तो वो इस तरह से शो करेगा। यहाँ पे मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस दिए थे, अगर मैं यहाँ पे कोई 3 डेसिमल प्लेस वाला नंबर टाइप करता हूँ तो ये इस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पे पूरे डेसिमल प्लेसेस आपको दिखा रहे हैं उस पार्टिकुलर नंबर्स के।
जनरल फॉर्मेट में कोई भी नंबर आप डेसिमल प्लेस के साथ टाइप करते हैं तो आप कुल 10 डिजिट तक के नंबर ही टाइप कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जनरल सेल फॉर्मेट में आप 11 डिजिट तक के नंबर को ही डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ जिसमें मल्टीपल डेसिमल प्लेसेस मैं डाल रहा हूँ, आप देखेंगे इसको काउंट करके तो ये टोटल 10 डिजिट ही होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम जनरल फॉर्मेट में कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो कैसे वो ऑटोमेटिकली उस नंबर फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर बात करें नंबर फॉर्मेट्स की, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर रखे हैं। फिलहाल ये अभी जनरल फॉर्मेट में है, लेकिन मैं इसे अभी जनरल फॉर्मेट की जगह नंबर में कन्वर्ट कर दूं तो इसके आगे आप देखेंगे डबल डिजिट डेसिमल प्लेसेस ऐड हो जाएंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप नंबर फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको बिना कुछ किए डेसिमल प्लेस का ऑप्शन मिलता है। आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल प्लेस का। अगर आप इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस ऐड होते हैं और डिक्रीज करेंगे तो आपके डेसिमल प्लेस कम होंगे। आप इसको बिना डेसिमल प्लेस का भी रख सकते हैं, लेकिन ये नंबर फॉर्मेट में ही रहेगा। अब यहाँ जो आप नंबर देख रहे हैं और यहाँ जो आप नंबर देख रहे हैं, इन दोनों नंबर के फॉर्मेट के बीच आपको अंतर पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो है हमारा वो नंबर फॉर्मेट्स में आप यहाँ देख सकते हैं। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट में है। अब बात आती है नंबर फॉर्मेट्स में डेसिमल प्लेसेस की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर हमने टाइप कर रखे हैं ये फिलहाल अभी जनरल फॉर्मेट में है, और जनरल फॉर्मेट में मैंने बताया आपको जितने भी डेसिमल प्लेसेस टाइप करेंगे वो एज इट इज दिखेंगे। लेकिन आप चाहे तो इसको फॉर्मेट सेल से जाके इसके डेसिमल प्लेस को फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि बाय डिफॉल्ट नंबर फॉर्मेट में 2 डेसिमल प्लेस ऐड हो जाते हैं, वैसे ही अगर आप यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ डेसिमल प्लेस में नंबर 2 टाइप किया हुआ है। जैसे मैं उस पर ओके करूंगा तो यहाँ आपको जितने भी डेसिमल प्लेसेस दिख रहे हैं वो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप डेसिमल प्लेसेस को अप्लाई कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट्स में। अब नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 1000 सेपरेटर के लिए कुछ नंबर टाइप कर रखे हैं। अब इसके लिए हम नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे नंबर्स में मिलेगा 1000 सेपरेटर का ऑप्शन। अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो आपका जो सैंपल नंबर होगा कुछ इस तरह से दिखेगा। जो मेरा सेल अभी एक्टिव है उसके नंबर्स के सैंपल्स को यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। तो मैं इसको करता हूं ओके, और आप देखेंगे मेरे हर नंबर्स के बीच में कॉमा ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो इसके डेसिमल प्लेसेस को रखिए, अदरवाइज यहां से आप इसको कम कर दीजिए या हटा दीजिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स ऐसे टाइप कर रखे हैं जो निगेटिव नंबर्स हैं। आप नंबर फॉर्मेट्स में जाके इसके अलग अलग फॉर्मेट्स देख सकते हैं कि कैसे हम नंबर फॉर्मेट्स को निगेटिव नंबर में डिस्प्ले कर सकते हैं अलग अलग टाइप से। फिलहाल जो मेरा नेगेटिव नंबर डिस्प्ले करने का जो फॉर्मेट्स है वो यहाँ पे ये दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इस वाले फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो रेड में शो होंगे और उनके आगे से माइनस का सिंबल रिमूव हो जाएगा। मैं इसको करता हूं ओके, और आप देख सकते हैं ये जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे वो हमारे चेंज हो गए हैं रेड कलर में। मैंने यहाँ पे इन सारे रेंज को सिलेक्ट करके इसके फॉर्मेट को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें मैंने डेसिमल प्लेसेस भी ऐड कर दिए हैं और निगेटिव नंबर का फॉर्मेट्स मैंने अप्लाई कर दिया है। आपको यहाँ निगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप किसी भी निगेटिव नंबर को ब्रैकेट में शो कर सकते हैं। कोई भी निगेटिव नंबर होगा वो उसके आगे और पीछे दोनों जगह ब्रैकेट लग जाएगा कि ये निगेटिव नंबर है। वैसे ही आप ब्रैकेट और कलर दोनों को यहाँ से चूज कर सकते हैं इस और लास्ट वाले ऑप्शंस के जरिए। इस तरह आप नंबर फॉर्मेट्स में अलग अलग टाइप के फॉर्मेट अप्लाई करके नंबर्स के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो आपके विजिबिलिटी को चेंज करता है, ना कि ओरिजिनलिटी को। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये निगेटिव नंबर है और इसके फॉर्मेट्स को मैंने चेंज कर दिया था ब्रैकेट और कलर में, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नंबर होगा वो आपको यहाँ फॉर्मूला बार में दिखेगा जिसके आगे माइनस का सिंबल लगा हुआ है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो नंबर टाइप किया था वो आपको दिख रहा है कि 458,979, लेकिन ये नंबर फॉर्मेट्स में है वो आपको यहाँ से पता चलेगा और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको यहाँ फॉर्मूला बार में दिख रही है। वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं डेसिमल प्लेसेस के बाद 6 डिजिट्स के नंबर शो कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मल्टीपल डेसिमल प्लेसेस टाइप किए हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं
तो आपको यहाँ पे दिखेगा इसके नंबर्स के जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है। तो ये नंबर फॉर्मेट्स जो हैं वो हमारे डेटा के विजिबिलिटी को चेंज करता है, ना कि ओरिजिनलिटी को। ओरिजिनल जो नंबर हम टाइप करते हैं वही होता है और वो आपको फॉर्मूला बार में यहाँ पे दिखता है। बस आप अपने जरूरत के हिसाब से इस डेटा के फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने एक्सेल शीट में किसी भी नंबर के आगे करेंसी का सिंबल अप्लाई करना जिसको कि आप कैलकुलेशंस भी कर सकें, मान लीजिए अगर आप कहीं पे लिखते हैं RS 500, अगर मैं इस पे ऐड करना चाहूँ 500 तो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो मैंने लिखा है ये एक टेक्स्ट का फॉर्मेट है जो कि हम किसी भी कैलकुलेशंस में यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं करेंसी फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी नंबर्स के आगे करेंसी का सिंबल अप्लाई कर सकते हैं और उसको कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने एरिया को सिलेक्ट करिए जहां भी आपको करेंसी का फॉर्मेट अप्लाई करना है और फॉर्मेट सेल में जाइए। फॉर्मेट सेल में आने के बाद आपको यहां मिलेगा करेंसी फॉर्मेट। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, नंबर्स और करेंसी फॉर्मेट दोनों सेम है। जस्ट आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाता है जिसमें आप करेंसी सिंबल्स अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो है आपको एक करेंसी का एक्स्ट्रा ड्रॉप डाउन मिलता है और यहाँ पे आप अलग अलग कंट्री के करेंसी सिंबल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अपने रेंज पे इंडियन करेंसी सिंबल अप्लाई करता हूँ और करता हूँ ओके। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडियन करेंसी सिंबल हर फॉन्ट के ऊपर काम नहीं करता है। तो आपको एक बार चेक कर लेना पड़ेगा कि आपके किस किस फॉन्ट्स में ये सिंबल काम करेगा। इसके लिए आप फॉन्ट को चेंज करके देख सकते हैं जब भी आप कोई नंबर टाइप करें। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने 500 इंटर किया और मैं यहाँ पे आगे जाऊंगा सेल में, तो आप देखिए यहाँ पे करेंसी का सिंबल्स आ गया है। अब मैं इसमें कोई भी नंबर्स ऐड करूं तो आसानी से ये हमारा करेंसी में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने किसी भी नंबर्स के ऊपर करेंसी का सिंबल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने नंबर्स फॉर्मेट से करेंसी सिंबल्स को रिमूव कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया नंबर और मैं इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और यहाँ पे करेंसी में जाके इसको नन कर देता हूं, तो आप देखेंगे ये हमारा जो है नंबर फॉर्मेट्स में चेंज हो जाएगा। तो करेंसी फॉर्मेट में अगर आपका कोई भी करेंसी सिंबल नहीं है तो वो नंबर फॉर्मेट्स की तरह ट्रीट करेगा। अदरवाइज आप करेंसी सिंबल डिस्प्ले करेंगे तो वो करेंसी में काम करेगा। करेंसी सिंबल बस आपका नंबर्स को डिस्प्ले करता है, लेकिन उसके नंबर्स की वैल्यू जो होती है वो आप जो टाइप करते हैं वही रहती है। जैसे मैंने यहाँ 500 टाइप किया है, अगर मैं $500 भी कर दूं तो ये हमारा ये $500 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसी तरह आप अकाउंटिंग में आएंगे तो अकाउंटिंग में भी आपको करेंसी का सिंबल्स ही अप्लाई करने में मिलता है, लेकिन अकाउंटिंग का फॉर्मेट कुछ अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा और अकाउंटिंग का फॉर्मेट अप्लाई करूंगा तो और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर टाइप करता हूँ, देखेंगे यहाँ पे करेंसी सिंबल्स और उसके नंबर वैल्यू के बीच में ज्यादा स्पेस है, लेकिन वो चीजें यहाँ पे नहीं है। यहाँ आपका जो सिंबल है और जो वैल्यू है दोनों एक साथ है। तो ये एक डिफरेंसेस हो गई। दूसरा, आप अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में भी मल्टीपल टाइप के सिंबल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी निगेटिव नंबर्स को अलग कलर में डिस्प्ले नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ था। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ -500 और ये ब्लैक में ही शो करेगा, ये इस तरह निगेटिव में शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं करेंसी फॉर्मेट में किसी भी निगेटिव नंबर को टाइप करता हूं, उसके लिए पहले फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो करेंसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डॉलर साइन वाला हम ले लेते हैं सिंबल और निगेटिव फॉर्मेट दे देते हैं। और यहाँ पे कोई भी नंबर अगर माइनस में टाइप होगा तो वो रेड में शो करेगा, लेकिन यहाँ अकाउंटिंग फॉर्मेट में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो करेंसी और अकाउंटिंग को अलग करती हैं। बाकी दोनों एकदम सिमिलर है। आप इसमें भी करेंसी सिंबल अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटिंग में, और यहाँ भी डेसिमल प्लेसेस आप हैंडल कर सकते हैं। अकाउंटिंग के बाद अब बात करते हैं एमएस एक्सेल में डेट और टाइम फॉर्मेट के बारे में। दोस्तों अक्सर एक्सेल में आपको डेटाबेस में कहीं ना कहीं टाइम और डेट को इंटर करने की जरूरत पड़ती होगी। अगर आप चाहें तो उस डेट और टाइम के फॉर्मेटिंग को अपने हिसाब से अलग अलग चूज कर सकते हैं। अगर आप अपने एमएस एक्सेल के वर्कशीट में कोई भी डेट इनपुट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आपके सिस्टम डेट और टाइम के फॉर्मेट से ही इंटर होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डेट इंटर करता हूँ
तो डेट इंटर करने के लिए कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन बटन दबाएंगे और यहाँ पे आपका डेट इनपुट हो जाएगा जो हमारे सिस्टम डेट के फॉर्मेट के हिसाब से इंटर हो रहा है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे टाइम इंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन ही प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइम इंटर हो जाएगा जो मेरे सिस्टम का टाइम फॉर्मेट है। लेकिन अगर आप इस डेट के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ से आपको डेट के अलग अलग फॉर्मेट्स मिलेंगे। यहाँ से कोई भी डेट फॉर्मेट ले लीजिए। एमएस एक्सेल में ज्यादातर जो यूज होने वाला फॉर्मेट होता है वो ये वाला होता है जहां पे डेट और मंथ के 3 डिजिट्स और ईयर का फॉर्मेट रहता है। इसको ओके करके आप इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए आपका डेट जो है इस फॉर्मेट में चेंज होकर आ गया है। वैसे ही आप इस टाइम के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट सेल में जाके। फिलहाल मैंने जो यहाँ पे टाइम इंटर किया था वो कस्टम फॉर्मेट में इंटर हुआ था, लेकिन आप इस टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ टाइम फॉर्मेट में अलग अलग टाइप के टाइम फॉर्मेट मिलते हैं। जैसे 24 आवर का टाइम फॉर्मेट है, एम पीएम का टाइम फॉर्मेट है जिसमें आवर मिनट और सेकंड भी इनपुट होता दिख रहा है। वैसे ही आप अगर किसी दो डेट के बीच के डिफरेंसेस को टाइम में निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ भी उसके लिए फॉर्मेट मिल जाता है। तो आप इन सारे टाइम फॉर्मेट को यूज करके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो मैंने टाइम लिखा हुआ है वो आवर और मिनट और उसके बाद एम पीएम के फॉर्मेट में है। इसको चेंज करके 24 आवर फॉर्मेट में कर दूं तो इसका टाइम फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये होता है टाइम और डेट फॉर्मेट। अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज का यूज डेटाबेस में किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में शो करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ 0.5 और मैं इसको चेंज करूंगा परसेंटेज में तो ये हमारा 5% शो करेगा। यहाँ परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो मल्टीप्लायर ऑफ 100 होता है। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं और इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो ये 100% होगा। वैसे ही मैं लिखता हूं यहाँ पे 0.1 और मैं इसको चेंज करूं परसेंटेज के फॉर्मेट में तो फॉर्मेट सेल में भी आपको परसेंटेज में चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है टाइम फॉर्मेट के जस्ट नीचे। यहाँ पे आपको ये सिंपल दिख रहा है और यहाँ से आप डेसिमल प्लेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओके करता हूं। ये देखिए हमारा परसेंटेज के फॉर्मेट में आ गया। परसेंटेज का फॉर्मेट बेसिकली हम किसी नंबर वैल्यू के परसेंटेज को निकालने के लिए करते हैं। यहाँ पे मेरा कुछ डेटाबेस दिया गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो दिसंबर की वैल्यू है वो नवंबर का कितना परसेंट है, अगर ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू दिसंबर की वैल्यू डिवाइडेड बाई नवंबर की वैल्यू और यहाँ पे ये पॉइंट में आ रहा है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे परसेंटेज का फॉर्मेट और यहाँ डेसिमल प्लेस में 2 की जगह 1 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए ये परसेंटेज फॉर्मेट में आ गया है। इस तरह हम अपने एक्सेल में परसेंटेज के फॉर्मेट्स को अप्लाई कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अब बारी आती है फ्रैक्शन फॉर्मेट की। फ्रैक्शन वो एक प्राइमरी नंबर होता है, इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 0.3 और इसको हम चेंज कर देंगे फ्रैक्शन में तो उसके लिए फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ पे आप ले लीजिए फ्रैक्शन का ऑप्शन। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप दिख रहे हैं जैसे अप टू 1 डिजिट, जहां पे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो 1 डिजिट में शो करेगा। वैसे ही यहाँ पे जो अप टू 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, मैं यहाँ पे ये लेता हूँ अप टू 2 डिजिट वाला फ्रैक्शन, ओके करता हूँ। ये देखिए इस तरह से शो करेगा। तो आप फ्रैक्शन में नंबर फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्रैक्शन नंबर में आपके डिनोमिनेटर को फिक्स रखना, मतलब यहाँ जो 10 है वो डिनोमिनेटर है और आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे अलग ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे एज हाफ, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 में फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्वार्टर में 4 में फिक्स हो जाएगा, 8th में 8 में फिक्स हो जाएगा, 16th में 16 में फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे 10th में 10 और 100 में 100 में फिक्स हो जाएगा। लेकिन हर ऑप्शंस में न्यूमरेटर जो है आपका वो बाय डिफॉल्ट अलग अलग नंबर्स के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एज 100 पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये हमारा इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। तो ये होता है फ्रैक्शन जिसको कि हम एक्सेल में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं साइंटिफिक नंबर की। जैसे अगर हमें 0.3 को लिखना है साइंटिफिक नंबर में तो कैसे आएगा, तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ पे आपको मिलता है साइंटिफिक का ऑप्शन। यहाँ पे आप डेसिमल प्लेस भी डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैं 0 डेसिमल प्लेस देता हूं और ओके करता हूं। ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे ई जो होता है ये आपको 3 पॉइंट के बाद जो ई देख रहे हैं वो 10 को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम 0.3 को साइंटिफिक नंबर में लिखना चाहें तो उसका जो कैलकुलेशंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इक्वल टू 3.0
और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 10 के ऊपर जो हम पावर देंगे वो होगा हमारा आफ्टर डेसिमल प्लेस कितने डिजिट्स हैं। तो आफ्टर डेसिमल प्लेस जो वैल्यू था वो हमने बिफोर डेसिमल प्लेस ले लिया, तो अब हमारा एक डेसिमल प्लेस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम टू दी पावर देंगे -1। अब इंटर करिए, ये आपका 0.3 हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी साइंटिफिक नंबर को लिखते हैं एमएस एक्सेल में। अगर आप इसको साइंटिफिक नंबर में चेंज करेंगे तो ये आपका बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये होता है साइंटिफिक नंबर। अब बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट की। जैसे आपको एक्सेल में कहीं पे लिखना होता है 0 1 2 3 4 5 6, जहां पे 0 पहले आया है और आप किसी भी प्राइमरी नंबर में 0 अगर इंटर करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो आपको फॉर्मेट सेल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए, और यहाँ पे आप लिखिए 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका 0 एज इट इज रहेगा। दोस्तों टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कुछ भी नंबर्स या टेक्स्ट इंटर करते हैं वो एज इट इज शो करता है। अगर आप नंबर लिखेंगे तो उसमें आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो टेक्स्ट जो है बस डिस्प्ले करने के लिए होता है टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब बात करें स्पेशल फॉर्मेट की, तो स्पेशल फॉर्मेट में आपको जिप कोड, फोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर इंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस सेल पे राइट क्लिक कीजिए जिसमें आपको फॉर्मेट सेल को अप्लाई करना है, और आपको जाना है फॉर्मेट सेल के स्पेशल वाले ऑप्शंस पे। यहाँ पे आपको दिख सकता है जिप कोड, फोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर। फिलहाल मैं इस सेल में फोन नंबर का फॉर्मेट अप्लाई करता हूं, ओके करता हूं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना नंबर 91 के साथ, ये लीजिए। तो स्पेशल फॉर्मेट में हम कोई भी नंबर्स को इस तरह से लिख सकते हैं। इसका सबसे बेहतर विकल्प है कस्टम फॉर्मेट। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, इन सारे नंबर्स के फॉर्मेट को आप अपने हिसाब से कस्टम फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे मैं इस सेल में लिखना चाहता हूं कि डेट, उसके बाद स्पेस हो, उसके बाद मंथ हो, उसके बाद स्पेस होकर ईयर का फॉर्मेट आना चाहिए। तो उसके लिए आप जाइए फॉर्मेट सेल में, और यहाँ पे आप जाएंगे कस्टम में, और यहाँ टाइप में आप दे देंगे डी स्पेस MM स्पेस YYYY, ओके करिए। और यहाँ पे जो भी डेट आप इंटर करेंगे वो आपका उस स्पेस वाले फॉर्मेट में आएगा, इस तरह से। वैसे ही आप टाइम के फॉर्मेट को भी कस्टम फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टम में जाइए और यहाँ पे आप दे दीजिए HH MM SS, और उसके बाद AM PM अगर आपको चाहिए, या नहीं चाहिए तो आप छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे AM PM लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई टाइम टाइप करता हूँ, जैसे 13:45। ये देखिए हमारा शो कर रहा है 12 घंटे वाले टाइम फॉर्मेट में। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को ग्रीन में शो करना चाहते हैं और निगेटिव नंबर को रेड में शो करना चाहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करके बताया था, तो उसके लिए भी आपको कस्टम फॉर्मेट में ऑप्शन मिल जाता है। फॉर्मेट सेल में जाइए, यहाँ पे कस्टम में जाके आपको यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट के अंदर ग्रीन, और इसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद हैशटैग दे दीजिए। ये ग्रीन फॉर्मेट हो गया। रेड फॉर्मेट के लिए सेमीकोलन, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे रेड लिखना है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और फिर हैशटैग दे दीजिए, ओके करिए। और यहाँ पे जो भी नंबर आपका पॉजिटिव होगा वो ग्रीन में आएगा, अदरवाइज वो निगेटिव होगा तो रेड में आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मेट्स को कस्टम फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा नंबर फॉर्मेट्स एंड डेटा टाइप। दोस्तों नंबर फॉर्मेट्स का यूज हम अपने एक्सेल में इसलिए करते हैं कि किसी भी फॉर्मेट्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिस्प्ले कर सकें। लेकिन जितने भी फॉर्मेट्स आप करते हैं वो आपके विजिबिलिटी को चेंज करता है, ना कि ओरिजिनलिटी को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -600, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है -600, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं लगा हुआ, बस इसको रेड कर दिया है इसने। तो ये होता है हमारा नंबर फॉर्मेट्स एंड डेटा टाइप।